आन्या की यह बात सुनकर कि उसे खाना बनाना है, ये बात सुन सभी एक दूसरे को देखते हैं। आन्या के चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि आज वह अपने हाथ का खाना बनाकर ही खिलाएगी। विभा उसे समझती है कि वो उन सभी को इग्नोर करे, पर आन्या की जिद से वह भी कुछ बोल नहीं पाती। तभी दादी धीरे से बोलती है, कहाँ मैं दर्शन करने के लिए जाने वाली थी, लगता है मेरा पेट गड़बड़ होने वाला है। ये सुन दादाजी उन्हें धीरे से बोलते हैं, चुप करिए नहीं तो बहू सुन लेगी। वहीं आन्या अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, फिर कुछ सोच वह रोहन के कमरे की तरफ चली जाती है। आदित्य और वीर पिछले 2 दिन से एक मीटिंग के सिलसिले में कहीं गए हुए थे। वही रोहन, जो फिलहाल में राजवंश कॉरपोरेशन को संभाल रहा था, वह रात को देर से आया था, इसलिए उसे जाने में थोड़ी लेट हो गई। आन्या रोहन के कमरे में इधर उधर झांकती है तो उसे रोहन कहीं नहीं दिखता। ये देख वह धीरे धीरे जाकर चारों तरफ नजर दौड़ाती है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है, क्या ढूंढ रही है आप मेरे कमरे में? ये सुनते ही आन्या एक पल के लिए सकपका जाती है, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, और फिर वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और अपनी उंगलियों को एक में एक फंसाकर जोर से एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ती है तो देखती है वह इस समय बिजनेस सूट में तैयार था। वह रोहन को बोलता है, तुम बहुत हैंडसम हो। ये सुनते ही रोहन अजीब नजरों से आन्या को देखते हुए बोलता है, क्या कहा अभी आपने? ये सुन आन्या अपनी दांतों तले जीभ दबाते हुए बोलती है, तुम बहुत हैंडसम हो, स्मार्ट हो, सुंदर हो, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, इतनी की इतनी घर में कोई नहीं है। फिर आन्या खुद में ही बोलती है, कैसी तारीफें कर रही हूँ, इस मामले में मुझे किट्टू से सीख लेना चाहिए था, हे भगवान बस यह मान जाए। रोहन आन्या को अजीब नजरों से देख बोलता है, आपको पता है आपकी यह तारीफ मेरी ही जान लेकर रहेगी। तभी प्रिया और कीर्ति दोनों ही दरवाजे से झांकने लगते हैं। वह दोनों ही को रोहन के कमरे में जाते देख वह देखना चाहते थे कि आन्या कैसे करेगी, उन्हें पता था कि आन्या क्यों गई है। तभी आन्या रोहन की बात सुन बेफिक्रे से बोलती है, तुम्हें क्या पता, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे भाई से डरती हूँ। उनका क्या है, सड़ी सी मुंह बनाकर बस जब देखो तब घूरते रहते हैं। जब देखो काम काम काम। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होकर भी ऐसे एरोगेंटली घूमते हैं, अरे मुस्कान भी बड़ी मुश्किल से देते हैं। चेहरा बिल्कुल भी किसी खड़ूस कबूतर के जैसे हैं। अरे वह तो मेरी जैसी वाइफ है जो उन्हें झेल रही है, नहीं तो उन्हें झेल सके ऐसा कोई बना ही नहीं है। रोहन आन्या को देखकर तिरछी स्माइल कर रहा था। रोहन को स्माइल करते देख आन्या को बहुत अजीब लगता है। तभी उसकी नज़र डोर पर खड़ी कीर्ति और प्रिया पर जाती है तो दोनों ही उसे कुछ इशारा कर रहे थे। ये देख आन्या अपने हाथों को मसलते हुए एक गहरी सांस लेकर बोलती है, वह रोहन मैं तुमसे माफी। वह इतना ही बोल पाती है तभी उसे कुछ आवाज आती है, वह देखती है रोहन के हाथ में इस समय मोबाइल था और वह किसी को कुछ भेज रहा था। ये देख वह झांकती है तो एक वीडियो था। तभी रोहन उसके सामने वह वीडियो करते हुए बोलता है, लीजिए गया। आन्या देखती है जो वह रोहन की तारीफ कर रही थी और आदित्य को अजीब नाम से नवाज रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग कर रोहन आदित्य के फोन पर भेज चुका था। ये देख गुस्से में रोहन की तरफ झपकती है तो वह दूर होते हुए बोलता है, क्यों, कैसा लगा? बिना जाने बिना समझे आपने मुझे थप्पड़ मारा था ना, उसका बदला था ये सुन आन्या उसे दौड़ाती है और वहीं सोफे पर रखे पिलो को खींचकर उसे मारते हुए बोलती है, बेवकूफ इंसान, पागल आदमी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आदि को ये सब वीडियो भेजने की? मैं तो तुमसे सॉरी बोलने के लिए आई थी, अब तुम्हें पूरी जिंदगी सॉरी नहीं बोलूंगी। ये बोलते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है और वो कमरे से भाग जाती है। ये देख रोहन, जो अपने किए पर अभी खुश हो रहा था, वह अचानक सैद हो जाता है।
दरअसल रोहन तो कभी आन्या पर गुस्सा था ही नहीं, आखिर होता भी कैसे, आन्या तो उसके लिए उसकी भाभी माँ समान थी। आदित्य की वाइफ है, वो एक थप्पड़ क्या 4 थप्पड़ खा सकता था। पर उसने सोचा था कि वह आन्या को मजा चखाएगा। पर उसने सोचा नहीं था कि आन्या के आंखों में आंसू आ जाएंगे। वहीं प्रिया अंदर आते हुए बोलती है, तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ गधे हो। तुम सच में झापड़ ही खाने लायक हो। यह वो उसे घूरते हुए चली जाती है। वही कीर्ति भी उसे घूर कर चली जाती है। रोहन अपना सर खुजलाते हुए, ये सभी देवियां मुझे क्यों कोस रही है, अरे मैं तो छोटा सा प्रैंक ही किया है, इसका इतना बड़ा बवाल। प्रिया और कीर्ति दोनों ही आन्या के कमरे में झांकती हैं और दोनों ही जाकर आन्या के बगल में बैठ जाती हैं। तभी प्रिया नाटक करते हुए बोलती है, यार हमने तो सोचा था कि आज कॉलेज में जाते समय हम काफी एंजॉय करेंगे। यहाँ तक कि आज राजवंश कारपोरेशन भी चलेंगे, आखिर हमें भी तो वहाँ का पूरा मुआयना करना है कि हमारे पति वहाँ पर करते क्या है। सबसे बड़ी बात कि हमारे पति वहाँ पर है भी नहीं, तो यह अच्छा मौका है और यह रोहन क्या ही कर लेगा। पर यहाँ तो मेरी बेबी डॉल नाराज होकर बैठी है। ये सुन आन्या जो ये सब सुन रही थी वो बोलती है, मैं नाराज नहीं हूँ। ये सुन कीर्ति उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तो यह आप अपनी कीमती आंसू क्यों बहा रही हैं? आपको पता है ना, आपकी यह आंसू हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आन्या शिकायत करते हुए बोलती है, मुझे उस रोहन के बच्चे से बिल्कुल बात नहीं करनी है। वो बहुत बुरा है। ये सुन कीर्ति और प्रिया सिर लाते हुए, हाँ बिल्कुल बुरा है, हम सब उसे मिलकर शाम को सबक सिखाएंगे। ये बोल वह आन्या के कान में कुछ कहती है। ये सुनते ही आन्या की आंखों में चमक से आ जाती है। तभी आन्या बोलती है, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। ये बोल वह अपने आंसू पोंछ वॉशरूम चली जाती है। वही दोनों गहरी सांस लेते हैं। तभी कीर्ति जाती हुई आन्या को देख बोलती है, दी के अंदर अभी भी जीजू के प्रति का डर गया नहीं है। ये सुन प्रिया बोलती है, जैसा तूने मुझे बताया था, जिस हिसाब से आदित्य भाई ने उसके साथ बिहेव किया है, किसी भी लड़की के करीब जाने से कोई भी ऐसे सहम जाएगा। ये सुन कीर्ति बोलती है, बात सिर्फ इतनी नहीं है दी, बात यह है कि उनके अंदर यह डर हमेशा रहता है कि कोई उन्हें छीन ना ले, चाहे वजह कोई भी हो, और शायद ये समय से ही जाने वाला है। ये सुन दोनों ही सिर हिलाती है और बोलती हैं, चल शिवी को देख लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य वीर इस समय लंदन में एक कमरे में बैठे हुए थे। कमरे को देखकर ही समझ आ रहा था कि वह किसी डॉक्टर का कमरा है, और सामने एक लगभग 70 साल के डॉक्टर, जो देखने से ही कोई विदेशी लग रहे थे। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, सफेद रंग का कोट पैंट पहने वह एक फाइल को देख रहे थे। शायद वो कोई रिपोर्ट थी जिसे वो बारीकी से देख रहे थे। वही आदित्य भी उनके सामने बैठा हुआ था, साथ में वीर भी। कुछ देर के गहन विचार के बाद वह बोलते हैं, मिस्टर राजवंश, as per your current condition, your recovery is going well due the regulation of the medicine. The medicine that I gave you earlier, according to you, your ability, the control it is increasing. This is the proof of your recovery. मिस्टर राजवंश, जिस हिसाब से अभी की आपकी स्थिति है उस हिसाब से आपकी रिकवर अच्छे से हो रही है। दवा की रेगुलेटरी की वजह से जो मैंने आपको दवा पहले दी थी, आपके हिसाब से आपके अंदर कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ती जा रही है। यही सबूत है आपके ठीक होने का। दवा, लेकिन दवा का इतना ज्यादा यूज करने पर आपको तकलीफ हो सकती है, या फिर आपके अंदरूनी चीजों पर ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। इसलिए आप अपने उस रोग के साथ धीरे धीरे चलिए। ये सुन आदित्य उन्हें देख बोला, कहना क्या चाहते हैं आप डॉक्टर? तभी आदित्य डॉक्टर से बोलते हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी जो फिजिकल नीड है, जिस हिसाब से आपने मुझे बताया था कि आप उसके बिना रह नहीं सकते थे,
जो ड्रग्स आपको दिया गया था वह समय के साथ साथ कम हो रहा है और दवा का भी असर हो रहा है। पर आप अचानक अपने फिजिकल नीड रोककर सिर्फ दवा के सहारे चलेंगे तो यह आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन को भी दवा असर कर सकती है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। वैसे भी आपने मुझे बताया था कि आपकी पत्नी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सुन आदित्य उन्हें घूरता है तो डॉक्टर हकलाते हुए, मैं बस आपको रिमेम्बर करा रहा था। ये सुन आदित्य उन्हें देखते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी पत्नी है या नहीं है। ये सुन वीर डॉक्टर को देखते हुए, ये दवा और इंजेक्शन आदित्य को कितने दिन तक लेनी होगी? डॉक्टर, ज्यादा नहीं 1 साल और इन्हें यूज करनी होगी। ये सुन दोनों हाँ में से हिलाते हैं और दोनों हाथ मिलाकर वहां से निकल जाते हैं। वही बाहर निकलते ही एक गहरी सांस लेकर वीर बोला, आदि तूने क्या सोचा है इस बारे में? ये सुन आदित्य अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और अपने मुंह में फंसा देता है। वीर लाइटर जला उसके सिगरेट से कस लगाने लगता है तो आदित्य एक गहरा कश लेकर धुआं को उड़ाते हुए चलते हुए बोला, करना क्या है? जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देना है। ये बोल और चलने लगता है। अचानक उसकी किसी से टक्कर हो जाती है, पर आदित्य बिना ध्यान दिए आगे निकल जाता है। तभी वह लड़की संभल कर उठ जाती है। तभी वह रुककर पीछे मुड़ती है और मन ही मन बोलती है, आदित्य, क्या यह आदित्य है? मैं धोखा नहीं खा सकती। ये वही है और यदि यहाँ है तो यह मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? ये बोल वह दौड़कर पीछे जाती है। तब तक उसे वहां कोई नहीं दिखता। फिर खुद से कहती है, नहीं, यदि आदि होता तो वो मुझसे जरूर मिलने आता। फिर एक गहरी सांस लेकर अपने फोन के वॉलपेपर पर आदित्य की फोटो देखते हुए, कितना मिस करती हूँ तुम्हें। तुमने कहा था, वादा किया था कि तुम जब भी यहाँ आओगे मेरे साथ कुछ पल हमेशा बिताओगे। पर शायद दोबारा वह कब मौका मिलेगा। ये कह वह अस्पताल के अंदर चली जाती है। वही बाहर आदित्य गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उसके गाड़ी में बैठते ही वीर आदित्य को देखते हुए बोला, आदित्य, तुम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये सुन आदित्य उसकी तरफ देख बोलता है तो वीर उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आन्या को कुछ समय देना चाहिए। आई मीन उसके साथ रहना चाहिए। मतलब तुम समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? ये सुन आदित्य उसे देखते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलता है, तुम्हारे कहने का यही मतलब है कि मैं रोज उसके साथ अपनी डिजायर पूरा करूं है? ये सुन वीर चुप हो जाता है। तो आदि बोलता है, तुम्हें पता है वह इन सब चीजों के लिए कितनी कमजोर है। मुश्किल से मैं 1 हफ्ते में उसके पास अगर जाता भी हूँ तो वह सिर्फ मेरी खुशी के लिए हर दर्द बर्दाश्त करती है। वह अंदर से अभी भी बहुत कमजोर है। उसके साथ हुए उसे हादसे के बाद भी वह मेरे साथ खुद को कंफर्ट दिखाती है, पर वह है नहीं। क्योंकि घाव भले ही पुरानी हो जाती है पर उस घाव की यादें कभी पुरानी नहीं होती। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, जब भी मैं उसके करीब जाता हूँ उसे वो हर चीज याद आता है और वो उस चीज से लड़ती है, जूझती है, पर चेहरे पर नहीं आने देती कि कहीं मैं इस चीज से अनसेटिस्फाई ना हो जाऊं। अब तुम ही बताओ, जो दर्द मैं उसे इतने दिन में देता हूँ, वह क्या मैं उसे रोज तकलीफ में दूं? ये सुन वीर बोलता है, आदि, मेरे बस कहने का यह मतलब है कि तुम अपने इस बीमारी से जल्द ठीक होना चाहते हो क्योंकि तुम किसी और के पास नहीं जाना चाहते। पर इसका मतलब समझते हो दवा तुम्हारे बॉडी को कितनी कमजोर कर देगी? ये सुन आदित्य आंखें बंद कर बोलता है, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना आई। वीर आदित्य को देखता है, फिर गाड़ी ऑन कर देता है क्योंकि वह जान जाता है कि अब आदित्य कुछ नहीं बोलेगा। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में इस समय सभी फील्ड में बैठे हुए थे। जहां पर धूप थी ज्यादा से ज्यादा लेक्चर कॉलेज बड़े से मैदान में एक एक जगह पर हर टीचर अपने क्लासेस के बच्चे को लेकर पढ़ रहे थे।
या फिर छत पर पढ़ा रहे थे। वही पढ़ने के बाद आन्या उसके सभी दोस्त एक जहां पर बैठे हुए थे, तभी पीयूष अपने हाथ में ट्रे लिए वहां पर आता है। तभी उसकी नजर राहुल पर पड़ती है, तो वह राहुल को खींचते हुए वह अपने पास लेकर बैठाकर बोलता है, यार आजकल तुम कैसे देवदास बने फिर रहे हो। तुम्हें देखकर मुझे लगता ही नहीं है कि तुम वही मेरे यार हो। राहुल कुछ नहीं बोलता तो आन्या उसके पास जाकर बैठ जाती है और वो उसकी बाल बिगाड़ते हुए बोलती है, और मेरे हीरो तुम इतने खोए खोए कहाँ रहते हो। लगता है अपनी इस दोस्त को भूल गए हो। ये सुन राहुल एक नजर आन्या को देखता है, फिर उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती है, पर वह अपनी नमी को छुपा लेता है। तभी उसकी नजर सामने बैठी निम्मी पर जाती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। आई वो उठने को होता है कि आन्या उसे पकड़कर बैठकर बोलता है, नहीं कहीं नहीं जाना है, चलो ये खाओ, ये बोल समोसा उसके मुंह में डाल देती है। वही निम्मी जो पिछले एक हफ्ते में खुद को संभालती है, जिसमें उसका पीयूष बहुत मदद करता है। अपने भाई का अपने प्रति ऐसा सपोर्ट पाकर उसे भी उबरने में राहत होती है, पर अपने दोस्त को अपने प्रति इतनी बेरुखी दिखाते हुए उसे बड़ा तकलीफ हो रहा था, क्योंकि राहुल ही था जिसके साथ वह इतनी मस्ती करती थी। वहाँ का माहौल कुछ गंभीर देख कीर्ति बोलती है, वैसे भाई आप इस बार चले जाओगे तो हम आपको बड़ा ही मिस करेंगे। ये सुन पीयूष बोलता है, मैं भी बहुत मिस करूंगा। ये सुन आन्या बोलती हैं, आप चले जाओगे तो फिर इतना खाने पीने का खर्चा कौन उठाएगा। ये सुन पीयूष उसे घूरते हुए, इतने बड़े बिजनेसमैन की वाइफ हो, पैसा तुमको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है। आन्या मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, पर मेरे पास पैसा है ही नहीं। ये सुन पीयूष उसे घूरते हुए, तो तुम्हें अपने पति से पैसा मांगना चाहिए। ये तुम्हारा हक है, और हक ही क्या, तुम्हारे पति को तो खुद तुम्हें देना चाहिए। बेवकूफ, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। ये सुन आन्या भी कुछ सोचते हुए, बात तो तुमने सही कहा। तभी शिवी बोलती है, भाई आप इसे ज्यादा मत चाओ, नहीं तो मेरे भाई की बाल नोच देगी। ये सुन आन्या शिव को घूरते हुए, बड़ा तुम्हारा भाई है ही यहाँ पर। 2 दिन से न जाने कहाँ गए हैं, एक बार भी बात नहीं हुआ। ये सुन उसका मुंह बन जाता है। तभी पीयूष की नजर सनाया पर जाती है, जो वह एक टीचर से बात कर रही थी। ये देख पीयूष वहां से उठाते हुए बोला, तुम सभी एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। ये बोल और धीरे से उठकर सनाया की तरफ जाने लगता है। वही सनाया उस टीचर से हंस हंस कर बात कर रही थी। ये देख पीयूष की आंखें चढ़ जाती है। वही उस टीचर के चले जाने के बाद सनाया जैसे ही जाने को होती है, वैसे ही आंखें छोटी कर सनाया का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ खींच लेता है। ये होते ही सनाया हड़बड़ा जाती है और कुछ बोलने को होती है कि सामने पीयूष को देख एक गहरी सांस लेती है, फिर उसे खुद से दूर करते हुए बोलती है, पीयूष ये क्या तरीका है, कॉलेज में तुम एकदम मैनर भूल गए हो। ये बोल जाने को होती है कि पीयूष उसे पकड़ फिर से दीवार से सटा दोनों तरफ हाथ रखते हुए बोलता है, मैडम आप भूल रही है कि आप हमारी गर्लफ्रेंड है। ये सुन सनाया उसे घूरते हुए, मैंने कब कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुन पीयूष आंखें छोटी कर बोलता है, अच्छा ये बात है, तो जब मैं आपके पास आता हूँ तो आप मुझे खुद से दूर क्यों नहीं करती। ये बोल वो उसके कमर में हाथ डालकर उसे खुद की करीब खींच लेता है। ये सुन सनाया बोलती है, पीयूष छोड़ो मुझे। ये सुन पीयूष बोलता है, जी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड भूल गई है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये कह वो उसके चेहरे के करीब होने लगता है। ये देख सनाया हड़बड़ा सी जाती है, क्योंकि उधर से टीचर आ जा रहे थे और वह दोनों एक गैलरी में थे। ये देख सनाया उसे खुद से दूर धकेलती हुई, दूर हटो, मुझसे कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। ये सुन पीयूष सनाया जो चेहरा इधर उधर कर रही थी उसके पीछे से गर्दन पकड़कर उसकी आंखों में देख बोलता है, आज शाम को मैं फ्लैट पर आ रहा हूँ।
ये सुन सनाया उसे घूरते हुए तो पीयूष उसके पास आकर उसके धीरे से कान में फुसफुसाते हुए, मेरा फेवरेट डिनर तैयार रखना और मुझे कुछ क्वालिटी समय तुम्हारे साथ बितानी है। वो क्या है ना, बीच बीच में मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि हम क्या है, हमारा रिश्ता क्या है। ये कह वो उसके कान को काटकर उससे दूर हो जाता है। ये सुन सनाया के कान लाल हो गए थे और वो गुस्से में घूर रही थी, फिर उसके गाल पर एक जोर से चांटा मारती है और उसे घूरते हुए जाने लगती है। वही पीयूष अपने गाल को सहलाते हुए बोलता है, बड़ी लड़की खोजने का यही सबसे हानिकार बीमारी है कि कभी भी मारपीट कर चली जाएगी और कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। वही सनाया जैसे ही वहां से निकलने को होती है तो वह सामने सभी को देख शॉक्ड हो जाती है। पीयूष सनाया को फ्लैट पर आने को बोलता है। ये सब सुन सनाया उसे गुस्से में एक गाल पर जट देती है और उसे घूरते हुए जाने लगती है। तभी उसकी नज़र सभी पर पड़ती है, तो वह थोड़ी शॉक्ड और ऑकवर्ड दोनों हो जाती है। वह देखती है सभी के सभी चोरी छुपे उन दोनों का रोमांस देख रहे थे। भाई पीयूष उन सभी के सामने ही अचानक उठकर जाएगा तो सभी अपने दिमाग तो लगाएंगे ही। वही दूसरी तरफ सनाया जब उन सभी को देखती हैं तो वो घूरते हुए पीयूष को देखती हैं और उन सभी के बीच से निकलकर चली जाती है। सनाया के जाते ही सभी जो से हंसने लगता है और पीयूष मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कपूर हाउस में सौरभ इस समय हाल में हल्के शर्ट और लोअर पहने हाल में बैठा चाय का आनंद ले रहा था और सुधा को आवाज देते हुए बोलता है, मेरी जान जरा थोड़े और पकोड़े तो लाओ। क्या थोड़ा सा देकर बच्चों जैसी खिला रही हो। वही सुधा जो पिछले 1 घंटे से अब तंग आ चुकी थी, पर सौरभ उसे अपनी बेचारगी दिखाकर अपना सारा मनपसंद चीज बनवाता, वही सुधा उसे मना करती उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, पर सौरभ मेलोड्रामा करते हुए कि इतने सालों उसने अपनी जिंदगी में कैसे घास रोटी खाकर जिया है। ये सब कहकर वो उसे अपनी बातों में फंसा लेता था। वही सुधा भी यह सोचने पर मजबूर हो जाती और वह जो भी कहता वह उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बनाती थी, पर अब तो हद हो गई थी। तभी बाहर से मारिया और आलोक अंदर आते हैं। वो दोनों ही पास ही के मंदिर में गए थे, पर उधर से ही शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। आलोक हर कोशिश कर रहा था मारिया के साथ अपनी लाइफ जीने की। वही मारिया भी आलोक के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती थी, पर अंदर आते ही सौरभ को इतना सब खाते देखा वह सुधा से बोलता है, सुधा ये क्या हो रहा है। ये सुन सुधा सौरभ को घूरते हुए बोली, दी आप सच सच बताओ क्या इन्होंने खास रोटी खाकर जिंदगी बिताई है। ये सुनते ही मारिया शॉपिंग किए हुए बैग को वहां पर रख सोफे पर बैठ सौरभ को घूरने लगती है, तो सौरभ अपनी पकौड़ी की प्लेट रख एक गिलास पानी मारिया की तरफ खिसकाते हुए बोला, ले तुझे प्यास लगी होगी ना, पानी पी ले। अपने को मस्का लगाते देख मारिया बोलती है, सुधा अगर कोई खाने की बावर्ची बनकर 10 सालों तक वहां रहा हो और उसके हाथों में हर चीज हो तो तुम्हें क्या लगता है कि वह भूखमरी से मरा होगा। ये सुनते ही सुधा खा जाने वाली नजरों से सौरभ को देख रही थी। वही सौरभ मारिया को कुढ़ते हुए बोला, सही कहा जाता है खून का रिश्ता भारी पड़ ही जाता है, जब बात बहन की आती है तो मेरी तो कोई कदर ही नहीं करती। वही आलोक भी अब तक सोफे पर बैठ चुके थे। तभी सुधा आलोक के लिए भी पानी लाकर उनको देती है। आज भी आलोक और सुधा में एक हिचक थी। भले ही दोनों दोस्त बनकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दिए हो, पर थे तो एक पति पत्नी ही। आलोक सौरभ को देखते हुए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बोल मारिया को एक नज़र देखता है और फिर बोलता है, उम्मीद है कि मेरे बातों के सही सही जवाब दोगे। ये सुनते ही कहीं ना कहीं मारिया के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। तभी मारिया बोलती है, आपको क्या पूछना है आप मुझसे पूछिए।
ये सुन आलोक वापस मारिया को देखते हुए, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे ही बारे में कुछ पूछने वाला हूँ? क्या तुम्हारे बारे में अभी और कुछ ऐसा है जो मुझे जानना है? ये सुन मारिया एक पल के लिए सकपका जाती है और वो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। सौरभ उन दोनों को एक नज़र देखता है और फिर हाँ में सर हिला देता है। तभी सुधा मारिया से बोलता है, दी इतनी सारी शॉपिंग आई। मारिया बोलती है, कल हम चलेंगे असीमा से मिलने, साथ में बच्चों से भी मिलाएंगे, तो बस उनके लिए ही है। ये सुन सुधा हाँ में सर हिलाती है। वही शाम के समय आदित्य और वीर वहीं लंदन वाले अपने विला के अंदर जाते हैं तो उन्हें किसी की गुनगुनाने की आवाज आती है। ये सुन दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो किचन में खड़ा अर्जुन बड़े ही मस्त मूड में इस समय खाना बना रहा था। ये देख दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर हाथ धुल किचन में जाकर खड़े होकर उसे देखते हुए बोलते हैं, क्या बात है, इतने खुश और खाना, ऐसे तो बड़े कामचोर बने फिरते हो। क्या कोई खास वजह? ये सुन अर्जुन अपने हाथों का बनाया हुआ पास्ता और मंचूरियन दोनों ही ले जाकर टेबल पर रखता है और बोलता है, चलो हम सभी खाते हैं और तुम्हें एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये कह वह चला जाता है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी आदित्य उसे घूरते हुए, अब तुम कुछ बताओगे कि हुआ क्या है? ये सुन अर्जुन अपना पास्ता खाते हुए दोनों के प्लेट में फिर से परोसते हुए बोलता है, आज मुझे खुशी है कि मैं बीमार होने से बच गया। ये सुन दोनों ही उसे अजीब नजरों से देखते हैं तो अर्जुन बोलता है, वह क्या है, हम किसी के हाथों का बेस्वाद खाना खाने से बच गए। अर्जुन को अजीब बातें करते सुन दोनों ही उसे कसकर घूरते हुए बोलते हैं, पहले तो तुम बात साफ साफ बताओ और नहीं तो सब बात उगलवाना भी हमें आता है। ये बोल दोनों ही उसे घूरने लगते हैं। तो अर्जुन मुंह बनाते हुए, आपकी मैसेज यानी घर की बड़ी बहुरानी यानी कि हमारी भाभी आज सभी के लिए डिनर बना रही है। ये सुनते ही वीर जो पास्ता खा रहा था उसके तो गले में ही अटक जाता है। वह जोर जोर से खांसने लगता है। वही आदित्य जब ये सुनता है तो वह उसे देखता है तो अर्जुन उसे सारी बातें बताता है जो उसे प्रिया ने बताई थी। अपने मोबाइल को कनेक्ट कर वह एक तरफ टेक लगाकर रखा बोलता है, ये देखो घर के सभी लोगों का मुंह। ये राजवंश विला के हाल का फुटेज था जो अर्जुन लाइव दिखा रहा था। सभी बार बार किचन की तरफ देख रहे थे और आपस में ही खुसुर फुसुर कर रहे थे। ये देख आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, पर यह मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। दरवाजे से एक लड़की की आवाज आती है, आदित्य। आदित्य जैसे ही यह आवाज सुनता है उसके खाते हुए हाथ रुक जाते हैं, वही सभी सामने देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाम के 7 बज चुके थे। वहीं आन्या किचन में खड़ी थी और वो किसी को भी अंदर नहीं आने दी थी। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, वहीं बाहर सभी एक चाय के लिए तरस रहे थे। पर आन्या तो किचन में किसी को घुसने ही नहीं दे रही थी। ये देख रोहन बोलता है, क्या सच में आज हमें खाना मिलेगा भी या हमें हवा पीकर सोना है? आप सब मुझे सच सच बताओ, और वैसे भी मुझे भूख लगी है। 2 किलोमीटर की दूरी पर ही आशिमा का घर है, हम जाकर वहां खाना खाकर आते हैं। ये सुन सभी उसे एक साथ घूरते हुए बोलते हैं, क्या तुम हमें अकेले इस दलदल में डालना चाहते हो? सभी के सभी यहाँ से हिलना भी मत, बच्ची इतनी प्यार से खाना बना रही है। ये बोल दादी उन सभी को घूरती है तो सभी चुपचाप बैठ जाते हैं। वही शिवी बोलती है, यार हमें तो समझ नहीं आ रहा कि यह आखिर 2 घंटे से कर क्या रही है। खाना बनाने में कोई इतना देर कैसे लगाता है? तभी कीर्ति बोलती है, और सबसे बड़ी बात, कुछ टूटने फूटने की आवाज क्यों नहीं आ रही है? ये सुन प्रिया बोलती है, हो सकता है वो किचन में खड़ी होकर अभी सोच ही रही होगी क्या बनाना है। ये सुन सभी एक दूसरे को देखते हैं और मुंह बनाकर अपने पेट पर हाथ रख लेते हैं।
क्योंकि 5 बजे से आन्या किचन में थी और 7 बज गया था, अब लगभग 8 बजे बजने को था और भूख सभी को बहुत लगी थी। तभी आन्या किचन से बाहर आकर एक गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठ जाती है। सभी उसे टकटकी लगाए देख रहे थे, तभी आन्या बोलती है, अभी हमारे घर थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं, उसके बाद हम सभी एक साथ डिनर करेंगे। ये सुनते ही सभी एक दूसरे को देखते हैं। तभी प्रिया आन्या को बोलती है, क्यों तुम हम सबके साथ साथ बेचारे की भी जिंदगी लटकानी चाहती हो? ये सुनते ही आन्या उसे घूरते हुए, चुपचाप अपना मुंह बंद करो, जब देखो तब चपड़ चपड़ करती हो। ये सुन प्रिया का मुंह बन जाता है। तभी घर का बेल बजता है। ये सुनते ही सभी दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। आखिर सब जानना चाहते थे, आखिर ऐसा कौन सा गेस्ट है जिसे आन्या ने बुलाया है और 3 घंटे की मेहनत लगाकर खाना बना रही है। वही आन्या पृथ्वी जी को कुछ इशारा करती है और उठकर किचन में जाते हुए बोलती है, लगता है मेरे गेस्ट आ गए हैं, मैं डिनर को बाहर लाती हूँ, कीर्ति तू भी आजा, कुछ हेल्प कर दे, कामचोरों की तरह बैठी हुई है। ये सुनते ही कीर्ति का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो प्रिया को देखते हुए बोलती है, मैं कामचोर? ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तभी पृथ्वी जी शिवी को देखते हुए बोलते हैं, बेटा जाकर दरवाजा खोलकर देखिए कौन है। शिवी ना समझी में देखती है और जाकर दरवाजा खोलने चली जाती है। वह जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने के शख्स को देख थोड़ी हैरान सी हो जाती है और वह उसे ही देखने लगती है। सामने ब्लू कलर के साथ और ब्लैक कलर के पेंट शर्ट के कुछ बटन खुले हुए, जिससे उसके अंदर से चौड़ा सीना हल्की हल्की रिवील हो रही थी। बेहद ही हैंडसम स्मार्ट लग रहा था। वह सामने शिवी को ही देख रहा था। तभी शिवी भी कुछ बोलती, तभी सामने वाला शख्स बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सुनते ही शिवी को कुछ समझ नहीं आया। तभी पृथ्वी जी बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, उनको अंदर आने दीजिए। वही शिवी अपने होश में आती है, सामने शख्स की पर्सनैलिटी और हैंडसम देख एक पल के लिए तो वह अपनी होश खो देती है। अगले ही पल वह पृथ्वी की आवाज सुन तुरंत साइड हट जाती है। वही वह इंसान अंदर आता है तो उसे देख रोहन बोलता है, ये यहाँ पर। तभी पृथ्वी उस शख्स को सोफे पर बैठने को बोलते हुए बोलते हैं, अरे शिव बेटा बैठिए, हमें आप ही का इंतजार था। ये सुन सभी पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी नजरें चुराते हुए बोलता है, वह हमें आन्या ने कुछ देर पहले ही बताया था कि कौन आ रहा है। ये सुन विभा बस उन्हें घूरती रह जाती है। वही शिवी जो पहले अपने होश में आ रही थी और जब पृथ्वी से ये सुनती है कि आन्या ने यहाँ बुलाया है तो उसे आन्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दरवाजा झटके में गुस्से में बंद कर देती है जैसे वह आन्या हो। वहीं आन्या जो किचन के डोर से चोरी से शिवी को देख रही थी कि उसका क्या रिएक्शन होगा। दरवाजा इतनी जोर से बंद करने पर वह तुरंत किचन चली जाती है और गहरी सांस लेकर बोलती है, खड़ूस भाई की तरह है, बिल्कुल खड़ूस। देखने में इतनी सीधी सादी पर कितना गुस्सा है इसके अंदर भरा है। ये बोल वह सारे खाने को बाउल में निकालने लगती है, तभी वहां पर कीर्ति भी आ जाती है और चुपचाप सलाद काटने लगती है। आन्या तिरछी नजरों से कीर्ति को देखते हुए बोली, एक जमाना था कि हमें लोग कामचोर मुफ्त की रोटी तोड़ने वाली लड़की बोलते थे और आज हमने एक बार बोल क्या दिया, सबका तो मुंह ही लटक गया। ये सुन प्रिया उसके कंधे दबाते हुए अपनी तरफ करते हुए बोलती है, मैडम हमें कामचोर नहीं, तुम कितने भी नाम से नमाज दो, पर हमें यह नहीं समझ आ रहा है ये साइलेंट मोड में तुम प्लान क्या बना रही हो और तुमने हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया। ये सुन आन्या कैजुअली बोलती है, यार तुम लोग ना इतना खामखा सोच रहे हो।
दरअसल पापा ने हमें बताया था कि शिव भाई ने काफी मदद की थी इस टेररिस्ट जो भी हमारे साथ हादसा हुआ, और जो हमें गार्ड के रूप में जो प्रोटेक्ट जिसको तू हॉट एंड सेक्सी बोल रही थी, जो हमें कॉलेज तक पहुंचाते थे, वो कोई और नहीं शिव भाई थे। सोच, हमारी सुरक्षा के लिए इतने बड़े ऑफिसर हमारी सुरक्षा कर रहे थे। हमारा तो इतना बनता है ना कि हम उन्हें अपने घर पर एक गार्ड के जैसे नहीं, एक फैमिली की तरह बुलाए। कीर्ति और प्रिया तो मुंह खोल आन्या को ही देखे जा रहे थे। कीर्ति उसका माथा चेक करते हुए बोलती है, दी आपको फीवर तो नहीं है ना? ये सुन आन्या बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये सुन प्रिया बोलती है, तो तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, और तू कब से इतनी जेंटल बातें करने लगी? ये सुन आन्या चिढ़कर जाते हुए, चुपचाप सारा सामान उठाकर डिनर टेबल पर लाओ। यहाँ बाहर मेहमान बैठे हैं और यहाँ इन सभी को बात करने पर तुली है, ये बोलते हुए वह बाहर चली जाती है। आन्या के मुंह से ये सब सुन कीर्ति और प्रिया दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी प्रिया बोलती है, तुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही जेठानीपन दिखा रही है? ये सुन कीर्ति भी जाती हुई आन्या को देख बोलती है, पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। ये सुन प्रिया कीर्ति को देखती है तो कीर्ति बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनके मन में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, जिसे वो हमें ऐसी बातों में फंसाकर दूर दूर से सारा काम कर रही हैं। ये सुन वह एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, पर शायद वह ये भूल गई है कि हम भी उनकी बहन हैं। ये बोल वह प्रिया को कुछ बताती है। ये सुन प्रिया उसके हाथ पर ताली मारते हुए, ये हुई ना बात देवरानी सा। ये सुन कीर्ति भी खिल खिलाकर हंस देती है। वही बाहर डिनर टेबल पर रखते हुए आन्या खुद में ही बड़बड़ाती है, ये दोनों तो पीछे ही पड़ जाती है, मैं अपना प्लान कैसे शुरू करूंगी? पर कुछ सोचते हुए, पर प्लान में मुझे इन दोनों को भी तो आगे शामिल करना ही होगा। पर अभी नहीं, पहले मैं इसकी शुरुआत तो कर दूं। ये सोच बस सारा सामान टेबल पर रखती है। वहीं अब तक घर पर सभी को पता चल चुका था कि शिव ने इन आतंकवादियों से कितनी मदद की थी इस परिवार को बचाने की। खुद एक गार्ड के रूप में काम किया था आदित्य के कहने पर। ये सब सुन सभी को शिव से एक हमदर्दी सी हो गई थी। वही शिवी जो अपने कमरे में ही जाने को थी, पर विभा उसे खुद के पास बैठा लेती है, ये कहकर कि खाना खाकर अंदर जाना, नहीं तो जाओगी तो फिर सो जाओगी, यह बोल उसे पढ़कर अपने पास बैठा देती है। कुछ देर बाद सभी लोग डिनर के लिए बैठे थे। अब सभी का ध्यान बस सारे ढके हुए खानों पर था जो आन्या ने बनाई थी। सभी को आज कुछ एम्बेरस फील भी हो रहा था। अपनी बात रहती तो सभी कोई दिक्कत नहीं रहता, पर एक मेहमान के सामने आन्या के हाथों का खाना, यह सभी को थोड़ा अजीब लग रहा था। वही शिव भी जब से आया था उसने एक बार भी शिवी की तरफ नहीं देखा था। ये देखकर ना जाने क्यों शिवी को और भी ज्यादा चिढ़ मची हुई थी। आन्या सारे खाने का ढक्कन खोलती है, ये देख सभी हैरान थे। खाने का रूप रंग देखकर लग रहा था ये खाना इतना बुरा भी नहीं है। वही आन्या सारे लोगों के थाली में खाना परोसती है, साथ में प्रिया और कीर्ति भी मदद करती है। वही इस समय शिव और शिवी दोनों ही आमने सामने ही बैठे हुए थे। वही खाना लगाने के बाद आन्या भी शिव के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है और सभी बैठकर डिनर करने लगते हैं। वहीं आन्या सभी का मुंह देख रही थी, सभी एक एक कर खाते हैं। उसके बाद आन्या ने जितनी भी डिश बनाई थी सभी खाने को एक एक कर चखते हैं। दरअसल आन्या ने पनीर की सब्जी, सूखी सब्जी में मिक्स वेजिटेबल का बनाई थी। साथ में उसने दाल फ्राई किया था, चावल और चपाती बनाई हुई थी, और साथ में मीठे में सूजी का हलवा। सभी खाना खाते हैं और सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दादी आन्या के सर पर हाथ फेरते हुए, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप सच में इतना अच्छा खाना बनाएंगे।
ये सुन आन्या बड़े प्राउडली कहती है, हाँ मैं बनाती नहीं हूँ तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मुझे खाना बनाने नहीं आता। तभी कीर्ति धीरे से बोलती है, इसका मतलब इतने दिन जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि इन्हें कोई खाना बनाने के लिए ना कहे। ये सुन आन्या उसे घूरती है तो कीर्ति चुपचाप बैठकर अपना खाना खाने लगती है। खाना सच में अच्छा बना था, वह सारे खाने का एक फोटो लेकर किसी को भेज देती है। शिव खाते हुए बोलता है, वाकई में खाना अच्छा लगा। और आप सभी से मिलकर भी यह बोल एक नज़र शिवी को देखता है जो अपना सिर नीचे किए खा रही थी। तभी पृथ्वी बोलते हैं, वैसे बेटा आपके घर में कौन कौन है? वहीं आन्या भी अपना खाना खाने लगती है और चोर चोर नजरों से शिवी को देख रही थी। शिवी गुस्से में अपना खाना अपने मुंह में डाल रही थी और आन्या को बुरी तरह से घूर रही थी। ये बात आन्या अच्छे से महसूस कर पा रही थी। तभी पृथ्वी शिव से पूछते हैं, वैसे बेटा आपके घर में कौन कौन है? ये सुन शिव जो खा रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं, फिर कुछ सोच बोलता है, फिलहाल के लिए तो बस एक बहन है जो साथ में नहीं रहती। ये सुन राघवेंद्र जी बोलते हैं, और आपका घर? ये सुन शिव बोलता है, घर का कोई अता पता नहीं है, एक फ्लैट में रहता हूँ क्योंकि मेरी अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर ड्यूटी लगी है। ये सुन राघवेंद्र जी मुस्कुरा देते हैं। तभी पृथ्वी तपाक से बोलते हैं, बेटा और खाना आई मीन सुबह शाम ड्यूटी, तो खाना के लिए कोई भी नहीं होगा आपके घर पर। उनकी यह बातें सुन आन्या अपने सर को पीट लेती है। तभी पृथ्वी कुछ सोच बोलते हैं, मेरे कहने का मतलब है। उनकी अटकती हुई भाषा सुन विभाजी एक पल पृथ्वी जी को देखती हैं और फिर शिव को देख बोलती हैं, बेटा इनके कहने का मतलब यह है कि आपके घर में खाना कौन बनाता है? ये सुन शिव बोलता है, ज्यादातर तो बाहर से ही खाता हूँ और या फिर खुद ही कुछ बना लेता हूँ। ये सुन पृथ्वी बोलते हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। ये सुन शिवी जो अपने मुंह में डाले जा रही थी, अब अटकने की बारी उसकी थी और वो खांसने लगती है तो उसके बगल में बैठी प्रिया उसके पीठ पर थपथपाते हुए, आराम से खाओ, खाना तुम्हारा भागा नहीं जा रहा है। वहीं आन्या को फिर से शिवी को घूरती है तो आन्या तो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। तभी शिव एक नज़र शिवी को देख बोलता है, मेरे यहाँ रहने से किसी को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं जहाँ हूँ वही ठीक हूँ अंकल, बाय द वे इतना कंसर्न के लिए थैंक यू। ये सुन दादी बोलती हैं, कौन है जिसको तुम्हारे यहाँ रहने से प्रॉब्लम होगा? अरे हमें पता है कि तुम आदित्य के दोस्त हो, तभी तो तुम्हें इस परिवार की जिम्मेदारी दी थी। अरे क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम हमारे साथ रहो? एक घर में इतने सारे कमरे पड़े हैं, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें एडजस्ट करना पड़े। ये सुन शिव एक पल के लिए शिवी को देखता है। वही आन्या जो शिव के स्लीव को खींच रही थी। जब शिव उसकी तरफ देखा है तो आन्या कुछ इशारा कर रही थी। उसके इशारों को समझते हुए गहरी सांस लेकर वह हाँ में सिर हिला देता है तो सभी खुश हो जाते हैं।